नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहू ने अपनी बहन के कहने में आकर ससुराल आते ही अपना घर अलग बसाना चाहा, तो ससुर ने किया कुछ ऐसा कि बहू के होश ठिकाने आ गए। सुबह 6 बजे जाकर अपने काम से व्यस्त विमला जी अपनी नई बहू रूही को कई बार आवाज़ लगा चुकी थी, लेकिन वह अपनी 1 वर्षीय बेटी और पति के साथ ऊपर के कमरे में सोई पड़ी थी। विमला जी को आज अपने पति की चिंता थी, क्योंकि राघव जी सुबह बजे अपनी ड्यूटी पर जाते थे और शाम को 6 बजे ही आ जाते थे। बैंक में सहायक कर्मचारी राघव जी का सुबह 9 बजे घर से निकलने पर शाम 6 बजे बाद ही आना होता था। टिफिन वो आज तक 15 साल की नौकरी में कभी लेकर नहीं गए थे। राघव जी ने नवरात्रि के व्रत किए थे और आज कन्या को भोजन कराकर ही वो खाना खाएंगे। विमला जी सुबह से ही माता पूजने के लिए तैयार कर रही थी। बहू रूही कभी भी सुबह 8 से पहले नहीं उठती थी। 1-2 बार विमला जी ने टोका तो राघव जी ने घर की शांति बनाए रखने के लिए उन्हें शांत कर दिया। राघव जी को आस पड़ोस के लोगों की चिंता थी कि सभी कहेंगे एक बहू को नहीं निभा पा रहे हैं। विमला जी सुबह पहले पूरे घर की सफाई में लगी, फिर सबको चाय बनाई। बहू बेटे को ऊपर उनके कमरे में चाय भेजी। सही 8 बजे बहू रानी नीचे उतरी और बाथरूम में घुस गई। विमला जी ने कहा, रूही जल्दी निकलना, 1 घंटा रह गया है जिसमें सब कन्याओं को भोजन कराना है और तुम्हारे ससुर भी खाना खाकर बैंक जाएंगे। आज 9 दिन बाद खाना खाएंगे, सो आराम से खा ले तो अच्छा रहेगा। रूही 15 मिनट में ही फ्रेश होकर आ गई तो विमला जी ने उसे पूरी बेलने का काम बताते हुए कहा, आज तो थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था बेटा। रूही ने तो सुनते ही मुंह फुला लिया और उसके हाथ रुक गए और अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठकर रोने लगी। विमला जी ने सोचा किसी काम से अंदर गई होगी। रूही बहुत देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो विमला जी पास जाकर बोली, कुछ काम में हेल्प करो, यहाँ क्यों बैठी हो? रूही कुछ नहीं बोली और अपने पिता को फोन करने लगी। उसके पिता प्रताप जी उसकी बात सुनकर उसके ससुराल के लिए रवाना हो गए। बात इतनी सी थी कि रूही जल्दी जागकर अपनी साइज की सहायता करती और सारा काम समय पर निपट जाता। लेकिन रूही को यही बात बुरी लग गई कि जल्दी जागने के लिए सास ने क्यों कह दिया। विमला जी ने अपने पति राघव जी को बताया तो उन्होंने अपने बॉस को फ़ोन कर छुट्टी ले ली। राघव जी अब पूरे दिन घर पर ही थे। दिन भर तनाव में गुजरा। देवी दुर्गा की पूजा कर कन्याओं को भोजन कराया। राघव जी का मूड खराब हो चुका था, इसलिए बेमन से खाना खाया। विमला जी और उसकी बेटी दोनों ने घर का काम संभाला, लेकिन रूही ने किसी भी काम से हाथ नहीं लगाया और न खाना खाया। शाम को उसके पिता, जो एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन थे, अपने साथ अपनी छोटी बेटी, बेटे और 2 आदमियों को साथ आए। सबको खाना खिलाया और राघव जी ने अब तक कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे कटुता बढ़े। खाना खाने के बाद प्रताप जी ने राघव जी को ऊपर बुलाया और अपनी बेटी रूही द्वारा की गई शिकायतों का पिटारा खोल दिया। शादी से अब तक 2 साल की छोटी छोटी बातें शिकायतों के रूप में सामने आई। राघव जी बहुत ही सोच समझकर बात कर रहे थे, क्योंकि वो संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। छोटी मोटी शिकायतें चलती ही रहती हैं और वो भी रूही से कभी काम के लिए कहने ही नहीं देते थे। राघव जी ने रूही की कमियां बताई कि 8 बजे सोकर उठने के बाद भी रसोई में जाने से कतराती है, जबकि माँ बेटी ही लगी रहती हैं। बहू को भी तो काम में हाथ बटाना चाहिए ना। राघव जी का बड़ा बेटा रोहन बीएड करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, जिसे वह अपना खर्चा निकाल लेता था। उसकी शादी में मात्र 21,000 रुपये ही मिले थे, क्योंकि राघव जी दहेज लेन देन के विरोधी थे। बात में निकली तो प्रताप जी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी को काम करना पड़ेगा, वरना मैं इस घर में संबंध कभी नहीं करता। राघव जी ने 1 मिनट में अंदाजा लगा लिया कि बेटी का दोष नहीं है, क्योंकि उसे संस्कार इस प्रकार के दिए गए हैं कि ससुराल में कोई काम नहीं करना है।
प्रताप जी ने उसी समय ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाई और अपनी बेटी रूही को लेकर चलने को तैयार हुए। रात के 11 बजे सुनसान रास्ता और 120 की मील का सफर करना उचित नहीं था। राघव जी ने सुबह जाने के लिए कहा, लेकिन एक भी रुकने को तैयार नहीं था। वो सब तो माहौल बिगाड़ने आए थे, लेकिन राघव जी का शांत स्वभाव होने के कारण बात बाहर तक नहीं पहुंची। राघव जी ने अंतिम प्रयास करते हुए अपनी पुत्र वधू रूही से कहा, ये तुम्हारा अपना घर है। इज्जतदार बहू बेटियां इस तरह लड़ झगड़ कर घर से नहीं जाती। घर की दहलीज हमेशा महत्वपूर्ण होती है। रूही ने एक बार भी अपने ससुर की बात नहीं सुनी। वो अपने पिता के साथ चली ही गई। रोहन ने भी अपनी पत्नी रूही को अच्छा बुरा समझाया, लेकिन उन लोगों की अकल कुछ भी नहीं सुनने समझने दे रही थी। राघव जी को अपनी पोत्री से लगाव हो गया था, इसलिए वो उसे नहीं जाने देना चाहते थे। राघव जी अपना सा मुंह लेकर रह गए और रूही अपने पियर चली गई। वधू रूही के इस तरह जाने से राघव जी को बहुत दुख हुआ और इन सब का अपनी पत्नी विमला जी को दोषी ठहरा रहे थे। राघव जी ने कहा, अगर बहू नहीं जागी तो तुम्हें उससे कुछ कहने की क्या जरूरत थी? विमला जी बोली, घर में काम मिल बांट कर करने से जल्दी पूरा हो जाता है, और फिर मैं गाय भैंस का दूध, छाछ, झाड़ू, सफाई में अकेली लगी रहती हूँ। रोटी तो रूही बना ही सकती है ना। रोहन की पापा इस तरह की बातें तो घर में होती ही रहती हैं। बेटा कुछ कमाता नहीं है, ट्यूशन व स्कूल से मिलने वाले रुपयों में से आज तक एक भी नहीं दिखाया। उसकी पढ़ाई में कर्ज ले लेकर 8 लाख खर्च कर दिया, लेकिन उसने 8 रुपए भी नहीं दिए आज तक। बेटे और बहू दोनों ही निकम्मे हैं हमारे तो। राघव जी बात को खत्म करने के लिए बोले, बस बंद करो अपनी रामायण कहकर अपने कमरे में चले गए और बहुत सारी बातें सोचने लगी। रूही फोन को छोड़ गई थी, क्योंकि तब रोमिंग के कारण बात स्पष्ट नहीं हो पाती थी। राघव जी ने फिर भी सुबह अपने समधी प्रताप जी से बात करनी चाही, तो मालूम हुआ कि वो भी यहाँ नहीं आए हैं। रात को अपनी बड़ी बेटी के ससुराल रुक गए थे। बड़ी बेटी का ससुराल राघव जी के गांव से 10 किमी दूर था और रूही की बड़ी बहन सीमा अपने पति के साथ पीहरी रहती थी। ससुराल में यदा कदा 2-3 सालों में आती थी। रोहन और रूही की शादी भी रूही की बड़ी बहन के ससुर बिचौलिया थे। अब प्रताप जी अपनी बेटी रूही मीरा के साथ सीमा के घर रुक गए थे। राघव जी की एक चिंता तो खत्म हो गई कि रात को कोई खतरा सामने नहीं आया होगा, लेकिन एक बात का दुख भी हुआ कि जब रात को रुकना ही था तो हमारे घर ही रुकना चाहिए था। राघव जी को प्रताप जी पर भी अब गुस्सा आने लगा। अपनी बेटी रोहन से कहा, तुम भी अपने ससुराल में जाकर रहो जैसा तुम्हारा साड़ू रहता है। राघव जी उदास मन से अपनी नौकरी पर चले गए, लेकिन दिन भर सुस्त रहे। शाम को राघव जी घर आए तो बिना पोती के उनका मन नहीं लग रहा था। 1 वर्ष की थी, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी से आते ही उसे अपनी गोद में लिए बैठा रहते थे। 1 महीने तक कोई फ़ोन नहीं आया, न राघव जी के घर की तरफ से ही किया गया। एक दिन राघव जी के पास एक कस्टमर का फ़ोन आया, जिसपे उसने अपनी बैंक में एक एफडी का बैलेंस निकाल कर लिखाकर लाने का आग्रह किया। राघव जी खाता संख्या भूल गए। खाता संख्या जानने के लिए उन्होंने कॉल रिकॉर्ड देखी। फोन में ऑटो रिकॉर्डिंग थी। राघव जी ने खाता संख्या पुनः सुना और यूं ही अन्य कॉल रिकॉर्ड सुनने लगा। कॉल रिकॉर्ड सुन राघव जी को सारी कहानी समझ में आ गई थी। ज़्यादातर कॉल रूही और उसकी छोटी बहन मीरा के थे। हर एक कॉल में मीरा द्वारा रूही को समझाया गया था कि अपने ससुराल वालों को परेशान करना शुरू कर दे, ताकि वो मजबूर होकर तुम्हें अलग रहने की इजाज़त दे दे और फिर तुम जीजा के साथ मस्त रहना। सास ससुर ननद का झंझट खत्म, मियाँ बीवी खुशी खुशी रहना। 2 रोटी बनाई और अच्छा अपनी पसंद से खाओ पियो, मस्त रहो। राघव जी ने और भी कॉल सुनी और सब में मीरा और रूही की माँ द्वारा उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही थी। जिस प्रकार नासुर को ठीक करने के लिए ऑपरेशन ज़रूरी है, उसी प्रकार अपने परिवार को सही रास्ते पर लाने के लिए राघव जी ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और रूही को बुलाने का निर्णय ठान लिया।
3 महीने बाद रूही का फ़ोन आया कि उनकी पोती दिशा की तबीयत सही नहीं है। राघव जी अपनी पोती दिशा को जान से ज़्यादा चाहते थे। राघव जी तो नहीं पसीजे, लेकिन विमला जी का दिल पसीज गया और वो रूही दिशा को बुलाने पर जोर देने लगी। राघव जी बोले, तुम 3 महीने में ही सब कुछ भूल गए, अभी उसे और रहने दो, तभी अकल ठिकाने आएगी। विमला जी बोली, आप दुनियादारी नहीं समझते हो। अड़ोसी पड़ोसी ये कहेंगे कि एक बहू को नहीं निभा पाए, और फिर आज नहीं तो कल उसे बुलाना तो पड़ेगा ही। समाज की ऊंच नीच रीति रिवाज राघव जी को समझाई तो राघव जी को विमला जी की बात सही लगी। राघव जी ने अपने बेटे को अभी भेजना उचित नहीं समझा। उसे अपनी समधी पर विश्वास नहीं था, इसलिए स्वयं किराए की गाड़ी लेकर एक रविवार को सुबह जल्दी निकल गए। शाम तक अपनी बहू और पोती को लेकर घर भी आ गई। माँ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। राघव जी घर के मुखिया थे और मुखिया को घर के एक एक सदस्य का ध्यान रखना पड़ता है, एक एक सदस्य की खुशी का ध्यान रखना पड़ता है। राघव जी ने विमला जी को समझा दिया था कि रूही से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे वो काम करे या सारा दिन सोती रहे। 2-3 दिन तो विमला जी शांत रही, लेकिन आखिर वो भी तो सास थी ना। सुबह से शाम तक काम में लगी रहती और दिन में पोती को गोद में लिए रहती। रूही सुबह 8 बजे जाकर फ्रेश होकर वापस अपने रूम में घुस जाती और अपनी छोटी बहन मीरा से बातें करती रहती। एक दिन रोहन शाम को अपने ट्यूशन से घर आ रहा था कि पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी। उसके हाथ पैर और सीने में चोट आई। एक हाथ और एक पैर बाइक के नीचे आ गया था, इसलिए बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया और 2-3 दिन तक एक निजी चिकित्सालय में भर्ती रहा। रोहन का फ़ोन बिल्कुल टूट फूट चुका था, तो उसने रूही का फ़ोन ले लिया जिससे वो अपनी बोरियत दूर कर सकी। दुर्घटना के दूसरे दिन रूही की बहन मीरा का फ़ोन राघव जी के फ़ोन पर आया। उसने कहा, अंकल जी नमस्ते। राघव जी ने भी कहा, नमस्ते बेटा। मीरा बोली, रूही से तो बात करनी थी। राघव जी बोले, हाँ, फ़ोन अभी उसके पास भिजवा रहा हूँ। राघव जी ने फ़ोन रूही के पास भिजवा दिया। रूही काफ़ी देर तक अपनी बहन से बात करती रही। राघव जी को अपने बेटे के पास अस्पताल में जाने के लिए देरी हो रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद वो फ़ोन दे गई। फ़ोन लेकर राघव जी अस्पताल गए, अपने बेटे की स्थिति देखी और बाइक लेकर अपनी नौकरी पर चले गए। राघव जी को फ़ोन में संगीत, गाने, कवि सम्मेलन सुनने का बहुत शौक था और उन्हें म्यूज़िक शुरू कर फ़ोन जेब में रख लिया और धीमे धीमे संगीत का आनंद लेने लगे। बैंक में उनका काम सहायक का था, इसलिए अपनी सीट पर बैठे बैठे फाइल्स को जमाता रहता। उनकी सीट अंदर की ओर थी, जिस पर ग्राहक का कोई सीधा संपर्क नहीं था। राघव जी अपने तनाव को दूर करने के लिए संगीत सुनते थे, लेकिन अपने काम को प्रभावित नहीं होने देते थे। 2-3 भजन सुनने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जो आज सुबह की ही थी। राघव जी चौंक गए। अरे, ये तो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग है। उसे बंद करना चाहा तो उसे मीरा और रूही की बात सुनाई थी। 2-4 सामान्य बातों के बाद रूही ने अपने पति रोहन के एक्सीडेंट की बात बताई, तो एक बार भी मीरा ने यह नहीं पूछा कि कितनी चोट आई है। वो उसी सास को परेशान करने के रामबाण उपाय बता रही थी। मीरा कह रही थी, दी तुम्हारा फ़ोन कहाँ गया? रूही ने बताया, उनके पास है, उनका फ़ोन टूट गया है। 2-1 दिन तक मैं ठीक हो जाएगा या नया ले लेंगे। मीरा बोली, तुम तो बहुत बुरी हो रूही दीदी, वो लोग जानबूझकर तुम्हारा फ़ोन ले रहे हैं। तुम तो अपना फ़ोन आज ही ले लेना, और तुम जो अंगूठी मुझे दे गई थी उसको किसी को पता तो नहीं चला ना? रूही बोली, हाँ ले लूँगी फ़ोन तो, पर उनके बहुत चोट लगी है। एक हाथ तो कई जगह से टूट गया है, जिसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ है। अंगूठी की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। मीरा बोली, ठीक है दी। रूही बोली, घर पर सभी परेशान हैं इनके एक्सीडेंट के कारण। पापा तो खाना भी नहीं खाए कल से। मीरा बोली, तुम्हारे ससुर ने क्या? रूही बोली, हाँ मीरा। मीरा बोली, अरे बाहर कुछ खा लेते होंगे, घर पर अपना बड़प्पन दिखा रहे होंगे। तुम कोई खाना बनाने तो नहीं लग गई? रूही बोली, नहीं,
खाना तो सास ही बनाती है। मीरा बोली, हाँ ध्यान रखना, एक बार काम करने लगी तो पूरे जीवन रसोई में ही पिसते रहोगी। दी तुम बहुत भोली हो। बोलो, अपना फोन ही दे दिया। अरे नया ले आते टूट गया तो तुम्हारा क्यों लिया? रूही बोली, ऐसे ही ले लिया, मैंने मना भी नहीं किया फोन देने से। मीरा बोली, इस तरह की मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, अगली बार अच्छी सी साड़ी लाना। मम्मी ने कहा था कि रूही के पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, फिर भी 2 साड़ी छोड़ गई थी। रूही बोली, हाँ अब फोन रख दी, ससुर को कहीं जाना है। रूही और मीरा की बात खत्म हो गई। राघव जी को रूही का दोष कम और मीरा का दोष ज्यादा दिखाई दिया। वो रूही को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही थी। सबसे बुरी बात लगी कि मीरा ने एक बार भी रोहन का समाचार नहीं लिया, जबकि वो रूही का पति तो था। रूही वास्तव में ही भोली थी। क्या जो अपनी बहन की बातों में आकर अपनी दहेज का अपमान कर रही थी? राघव जी को उनकी रिकॉर्डिंग नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन सुन ली तो अच्छा ही रहा। कम से कम उसके परिवार के खिलाफ बिछाए जा रहे जाल का पता तो लगा। राघव जी ने फोन बंद कर दिया और लंच होने के कारण बैंक स्टाफ के लिए चाय कॉफी का ऑर्डर देने हेतु नीचे उतर आए। उनकी बैंक ऊपर की मंजिल पर थी और कस्बे की भीड़ भाड़ से दूर थी। पास में कोई चाय कॉफी की व्यवस्था नहीं थी। वो बाजार जाकर नाश्ते को भी पैक करा कर ले आए, जो कि प्रतिदिन का काम था। 7-8 कर्मचारी, एक खुद राघव जी को, एक मैनेजर, कुल 10 लोग थे, जिनसे कुछ व्यक्ति लंच बॉक्स लाते थे। सब एक साथ बाजार से अपनी अपनी पसंद का नाश्ता मंगवाते और एक साथ आनंद लेते। आधा घंटा का लंच उन्हें पुणे सफुर्ती दे जाता। राघव जी 10 मिनट में नाश्ता ले आए और मैनेजर को छोड़ सब एंजॉय करने लगे। राघव जी ने भी नाश्ता कर लिया, क्योंकि रोहन की तरफ से उन्हें ज़्यादा तनाव नहीं था। राघव जी ड्यूटी से आए तो उन्हें रोहन का मामा घर पर मिला। उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए अपनी बहन राघव जी की पत्नी विमला जी को लेने आया था। विमला जी ने जाना चाहा, लेकिन बेटा रोहन टूटा फूटा पड़ा था। लड़की की शादी थी, लेकिन अभी समय था, इसलिए शादी से 8 दिन पहले आने का वादा कर दिया। 8 दिन में रोहन ठीक हो गया, तब विमला जी अपने भतीजे की शादी में जाने की तैयारी करने लगी। रूही ने सोचा कि अगर सास अपने पीहर चली गई तो मुझे घर का काम, रोटी कपड़े आदि सारे काम करने पड़ेंगे। रूही ने अपने घर फोन कर दिया और समझा दिया। जैसे ही विमला जी ने अपनी शादी में जाने का विचार बताया, तभी रूही की माँ का कॉल आया कि रूही की बड़ी मम्मी गिरे फर्श से गिर गई है और रूही आकर देख जाए। रूही की 2 माँ थी, पहले जिसके कोई बच्चा नहीं हुआ, तो प्रताप जी ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी 4 लड़कियां और 2 लड़के, कुल 6 संतान थी। बड़ी मम्मी मेरठ में तथा छोटी मम्मी गांव में रहती थी। रूही की एक बहन और उसके पति रोहन के साडू उस बड़ी मम्मी के साथ ही घर जमाई बनकर रहा था। जब रूही की बड़ी बहन बाहर रहती थी तो रूही को भी अभी जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपनी सास से भी पहले अपने मायके चली गई। दूसरे दिन विमला जी भी अपनी बेटी रीना को लेकर शादी में चली गई, क्योंकि उसके भतीजे की शादी में मात्र 5 दिन रह गए थे और दहेज पूजन भी बुआ होने के कारण विमला जी को ही करनी थी। घर पर रोहन, राघव जी और राघव जी के 90 वर्षीय पिता ही रह गए। विमला जी अपने 90 वर्षीय ससुर की खूब सेवा करती थी, उनको नहलाना, समय पर चाय दूध खाना देती थी, लेकिन अब वो परेशान होने लगे। रोहन और राघव जी जैसे तैसे खाना बनाते और तीनों खा लेते। राघव जी को इतनी छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। 5 दिन 5 वर्षों की तरह निकाले, लेकिन राघव जी के पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया। विमला जी आई तो राघव जी के पिता को बहुत खुशी हुई और कहा, किस तरह 2-4 दिन और नहीं आती तो मैं मर ही जाता, अब कहीं मत जाना। विमला जी अपने ससुर की सेवा अपने पिता की तरह करती थी। विमला जी अपने ससुर को नहलाती, हाथ पैरों की मालिश भी कर, शाम को दूध के साथ च्यवनप्राश खिलाती, तब कभी खुद शाम का खाना खाकर संतोष होता। राघव जी के पिता ने कई बार रूही के यहाँ रहने का कारण पूछा, लेकिन कोई वाजिब कारण भी नहीं था। वो बहुत अनुभवी थे। अब अपना अंतिम समय में दिशा को याद करने लगे।
दिशा 18-19 महीने की हो गई थी। अपने पिता के दादा अर्थात अपने दादा के पिता की पलंग को पकड़कर खड़ी होकर दादा करती थी। उन्हें रोहन से अपनी बेटी दिशा को लाने पर जोर डाला। रूही को फोन द्वारा रोहन ने खबर पहुंचाई कि दादा अंतिम दिन गिन रहे हैं, इसलिए आने के लिए तैयार रहो। रूही ने रोहन को विश्वास दिलाया कि मैं स्वयं पिताजी के साथ आ जाऊंगी। पिताजी भी दादाजी को देखने आना चाहते हैं। दादाजी को रीना और विमला जी से ही ज्यादा लगाव था। रीना का रिश्ता तय कर दिया गया था और 21 अप्रैल को विवाह की शुभ तिथि रखी गई थी। राघव जी रीना की शादी का कोई भी काम शुरू नहीं कर रहे थे क्योंकि अपने पिता की तरफ से चिंतित थे। कब चल बसे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तो उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। अपने कपड़े खराब कर लिए थे जिन्हें विमला जी साफ करती थी। रूही तो नहीं आई, लेकिन राघव जी के पिताजी की आंखें दिशा को देखने को तरस रही थी। एक दिन रात को 10 बजे राघव जी के पिता ने विमला जी से खाना मांगा। 10 दिन बाद खाना मांगना आश्चर्य की बात थी। उन्होंने खाने की थाली टटोली, हाथ जोड़े और बिना खाए थाली वापस कर दी। अगले दिन पूर्णिमा थी और दोपहर 2 बजे राघव जी के पिता सब कुछ छोड़कर स्वर्ग से धार गए। जाने से पहले उन्होंने अपनी पुत्र वधू विमला जी को बुलाया, सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया और हाथ जोड़कर बोले, तुमने 25 वर्ष तक मेरी सेवा की, कभी भी ना दुख हुई ना क्रोध ही हुई। जुग जुग जियो, हमेशा खुश और सुखी रहोगी। राघव जी को सूचना दी गई। वो बैंक से घर आए और अपने पिता का शव देखकर आंखों से आंसू बहने लगे। राघव जी ने दाह संस्कार किया और जबकि राघव जी से बड़े 3 भाई थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने वृद्ध पिता की ओर नहीं देखा। उनके मरते ही सब आ गए और गांव को दिखाने के लिए रोने लगे। राघव जी को उनके इस तरह रोने पर गुस्सा भी आ रहा था। तीसरे दिन रूही आई और उसके पिता भी साथ थे। दिशा आते ही अपने बूढ़े दादाजी के कमरे में जाकर पलंग को पकड़ कहने लगी, दादा दादा। वो छोटी बच्ची फिर भी अपने दादा के दादा को याद कर रही थी, लेकिन उसकी माँ रूही ने तो एक बार भी उनके अंतिम दर्शन करने का प्रयास नहीं किया, ना ही उनकी सेवा करने का मौका लिया। आजकल की बहुएं अपने बच्चों के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करती, जबकि वो जानती हैं कि वृद्ध सबको होना है। जो आज युवा है वो कल इस अवस्था में अवश्य जाएगा। जो व्यवहार हम आज अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार हमारे साथ भी तो हो सकता है ना। राघव जी ने अपने पिता का ब्राह्मण बोझ का विचार बनाया तो राजपूत विकास श्रीमती के लोग समझाने आए और बोले, तुम खुद समझदार होकर मृत्यु भोज क्यों करना चाहते हो? हमारे साथ गांव गांव जाकर मृत्यु भोज रोकने का प्रयास करते हो, फिर ये सब क्यों? हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग क्यों? राघव जी ने एक व्यंग छोड़ा। राघव जी ने कहा, मैं आप लोगों के साथ जाकर खुद मृत्यु भोज का विरोध करता हूँ, लेकिन तीजे की बैठक में एक व्यक्ति ने मृत्यु भोज का मेरे द्वारा इनकार करने पर कहा था कि सुना था नौकरी वाले कंजूस होते हैं। आज देख भी लिया, मेरे बड़े भाई बड़े ही कभी पिता को एक रोटी दिखाने नहीं आए, लेकिन मृत्यु भोज के लिए तैयार बैठे हैं और बड़े होने का पूरा फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन तुम तो 3 महीने बाद उनकी शादी भी करनी है, इसलिए इन 2 लाख रुपए को वहाँ खर्च कर लेना, एक हितैषी ने सलाह दी। राघव जी ने अपने बड़े भैया को बुलवाकर राजपूत विकास समिति के लोगों से मिला दिया और स्वयं चुप रहे। बहुत समझाने के बाद ये निर्णय हुआ कि अपने रिश्तेदारों और गांव के अलावा किसी को भोज नहीं कराया जाएगा। फिर भी चारों के लगभग 80-90 हजार खर्चे ही हो गए थे। एक गलत प्रथा को बंद करने वाला भी खुद कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जहाँ समाज नहीं चाहता वहाँ बहुत मुश्किल से जागृति आती है। आती तो है, लेकिन समय अधिक लग जाता है। राघव जी अपने पिता के समय क्रियाकर्मों से फारिग होकर अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुट गए। शौक होने के कारण मैरिज होम बुक नहीं कर पाया, केवल बात ही की थी। अब मैरिज होम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए गांव से शादी का निर्णय किया गया।
राघव जी ने अपनी बेटी के लिए गले का हार तथा अन्य आभूषण बनवाए तो रूही नाराज हो गई और सबसे बातचीत बंद कर दी। बिमला जी ने राघव जी को बताया कि रीना जैसे आभूषण रूही भी चाहती है। राघव जी को बहुत बुरा लगा क्योंकि रूही की शादी में ठीक ठाक आभूषण बनवाए थे, फिर अपनी लड़की को कोई आभूषण देने में रूही का नाराज होना उचित नहीं था। राघव जी ने कभी नहीं कहा कि मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ तो तुम अपने पिता से बनवाओ। रूही को तो उसकी छोटी बहन द्वारा सिखाया जा रहा था। रूही किसी भी काम में सहारा नहीं देती थी। कोई भी काम होता तो अपनी बेटी दिशा को लेकर बैठ जाती। राघव जी अकेले सारे काम संभाल रहे थे। रोहन भी किसी काम को सही ढंग से नहीं करता, न अपनी जिम्मेदारी समझता। राघव जी ने सब कार्य अपने भरोसे ही किए। राघव जी ने एक डायरी में विवाह से संबंधित सारे छोटे पैसे कार्य लिखे हुए थे ताकि कोई समस्या ना आए। 2 महीने बाद अब मात्र 8 दिन रह गए थे पीड़ा की शादी में। ज्यों ज्यों शादी का दिन नजदीक आ रहा था त्यों त्यों रूही की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। राघव जी ने एक दिन कह दिया कि जो गहने आभूषण चाहिए वो सब बनवा दिए जाएंगे, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। शादी के 1 साल बाद तक इस संबंध में कोई बात नहीं आनी चाहिए। रूही ने अपने घर इस संबंध में बात की। वहां से हरी झंडी मिलने पर रूही की नाराजगी दूर हो पाई। राघव जी का एक तरफ का तनाव दूर हुआ तो दूसरी ओर का शुरू हो गया। भाई भतीजे अब नाराज होने लगे। काम संभालने की बजाय कोशिश करते कि बिगड़ जाए। वो तो बैंक में नौकरी करने कारण लोन पास हो गया, वरना राघव जी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। राघव जी ने अपने व्यवहार से सारे काम करवाए। घर वालों का कोई सहयोग नहीं रहा। राघव जी ने उस दिन सोच लिया कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है और ना ही किसी के पीछे भागना है। जो खुशी से आए उसका स्वागत और जो ना आए वो अपने मस्त रहे। राघव जी के सामने यही बड़ी दिक्कत थी कि शादी का काम देखे या अपने भाई भतीजों को मनाता फिरे। खैर, शादी का दिन भी आ गया और राघव जी के दोस्तों ने पूरा साथ देकर उसकी हिम्मत बढ़ाई। बारात आई और हंसी खुशी बिना किसी बात विवाद की शादी संपन्न हो गई। समाज के कुछ लोग अपनी पीढ़ी के कारण नाराज होते हैं, सो राघव जी ने पहले ही ऐसे लोगों का इंतजाम कर दिया था। पीने वाले ऐसे मौक़ों पर जानबूझकर व्यवस्था खराब करने की कोशिश करते हैं। इससे बचने के लिए राघव जी ने उनका डोज डबल दे दिया और वो पीकर अपने एंजॉय में व्यस्त रहे। राघव जी की खुद की शादी में एक रिश्तेदारों ने पीने के कारण सबको परेशान कर दिया था। इसलिए राघव जी ने अब उनको ऐसा मौका नहीं दिया था। बेटी विदा हो गई और राघव जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब 1-2 साल में थोड़ा बहुत कर्ज तथा बैंक का लोन चुकाया था, लेकिन रूही से किया वादा भी पूरा करना था। राघव जी चाहे कितना भी तंग हाथ हो, लेकिन अपने परिवार की खुशी में हमेशा ध्यान देते थे। राघव जी मन से अपनी बेटी रीना की शादी में खूब खर्च किए और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। राघव जी ने अपनी बेटी को भी बीएड करवा दी ताकि अध्यापिका बनकर अपने सपने पूरे कर सके। गर्मी का मौसम था। शादी की भाग दौड़ में राघव जी ने अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। 1 महीने में सही हो पाए थे। शादी का कर्ज और रूही की फरमाइश उन्हें चिंता में डाल देती थी। फिर भी गोदान के होरी के तरह डटे रहे। आधा वेतन लगभग 15,000 तो लोन में ही कट जाता था। शेष 15,000 से घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। ऐसे में आभूषण कैसे बनवा पाते? रूही दिन प्रतिदिन बहाने बनाकर परेशान करने लगी। काम में तो पहले ही ध्यान नहीं देती थी, अब तो और ज्यादा तनाव का कारण बनी। उसके पिता को फोन कर दिया और अपने पीहर चली गई। राघव जी और विमला जी ने चैन की सांस ली। 1 महीने बाद रूही ने अपने पति रोहन को फोन किया। मैं यहीं अपनी बड़ी मम्मी के साथ ही रहना चाहती हूँ। रोहन ने अपनी माँ विमला जी को ये बात बताई तो बहुत बुरा लगा उन्हें। विमला जी बोली, पागल है क्या वो? कोई क्या कहेगा कि एक बहू को साथ नहीं रख पाए? राघव जी को पता लगा तो राघव जी ने यही कहा,
रूही जहाँ खुश रहना चाहे रहने दो, रोहन भी आराम से घर जमाए बनकर रह लेगा, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। लेकिन विमला जी ने ऊंच नीच समझाई। बात आई गई हो गई। 15 दिन बाद फिर फोन आया कि मामा के लड़के की शादी है, इसलिए मेरे गहने आभूषण पहुंचा दो। रोहन को राघव जी नहीं भेज सकते थे क्योंकि समय खराब है, वो इतना जिम्मेदार भी नहीं है। तब स्वयं राघव जी सोने की चूड़ियाँ और भी आभूषणों को लेकर देकर आ गए। 2 महीने बाद रूही घर आना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। तब राघव जी ने रोहन को भेजा और अपने ससुराल 2 दिन रहकर दोनों बेटा बहू पास के शहर में किराए पर रहने के लिए तैयार हुए। राघव जी ने विरोध किया तो इस बार विमला जी ने उनका पक्ष लिया और दूर रहने के लिए राजी कर लिया। वो अलग रहना चाहती हैं तो इन वादा क्यों बने। रूही और राघव जी का बेटा रोहन दिशा को लेकर शहर में चले गए, लेकिन राघव जी को बहुत दुख हुआ। दिशा को बहुत चाहने लगे थे राघव जी। इंसान अपने बेटे बेटी से ज्यादा अपने पोते पोती को अधिक चाहता है। इस बारे में एक कहावत भी है कि मूल धन से ज्यादा प्यारा ब्याज है। राघव जी रात दिन दिशा को याद करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो हृदय रोगी बन गए। विमला जी ने ये बात रोहन को बताई, लेकिन रोहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और घर वापस नहीं आई। बेटा तो एक बार आने के लिए राजी भी हुआ, लेकिन अपनी पत्नी के कारण चुप लगा गया। राघव जी ने अपने मन को समझाया और मोह ममता से दूर अपने आप को प्रभु भक्ति की ओर मोड़ दिया। अब रूही को अपना स्वार्थ पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा था, तो वीडियो कॉल से दिशा की बात राघव जी से कराने लगी थी। इसे राघव जी पुनः अपनी पोत्री से इसने बंधन में बंध गए थे। अब राघव जी ने सब कुछ भुला दिया, सारी कड़वाहट अपने मन से निकाल दी थी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था और रूही को अपने घर मायके जाना था। इसलिए रूही ने धीरे धीरे अपनी सास विमला जी से बात करनी शुरू कर दी। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वे अपने बच्चों की हर गलती को माफ कर देते हैं और अपना सुख दुख भूलकर अपनी औलाद के सुख का ध्यान रखते हैं। चाहे कितने भी नाराज हो, लेकिन थोड़े से कष्ट से पिघल भी जाते हैं। मेरी हाल विमला जी और राघव जी का था। रोहन के साथ रूही अपने पीहर चली गई और 3 दिन बाद रोहन अपने माता पिता के साथ रहने लगा। राघव जी का कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा था। रूही अपने माता पिता के पास सारे गहने आभूषण छोड़कर आ गई थी। राघव जी ने जानकारी की तो पता चला कि रूही के पिता ने समस्त गहनों को गिरवी रख दिए हैं। 2 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए कोई चारा ना देख उन लोगों ने रूही के आभूषण ही रख दिए। राघव जी ने 2 लाख की व्यवस्था कर अपने गहनों को लिया और अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि 2 लाख के साथ साथ 8 लाख के गहने भी हाथ से निकल जाते। रक्षाबंधन के बाद रूही सीधे अपने किराए के मकान में चली गई। उसे अपने सास ससुर से मिलना भी उचित नहीं समझा। रूही ने अपने आभूषण की मांग की तो विमला जी ने कह दिया कि उनको तो यहाँ पर गिरवी रख दिए हैं। अब रूही के पास कोई बहाना नहीं था उनको अपने कब्जे में कर रखने का। रूही को अपने मन को समझाना पड़ा। रूही का जीजा राघव जी के पास एक जरूरी काम से आया था। बात चल निकली तो उसने बताया कि मैं भी अपनी पत्नी से परेशान हूँ। वो रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा लेकर बैठ जाती थी। मेरे पिता पुलिस में थे और मेरी पत्नी को काफ़ी समझाया, लेकिन वो 3 साल किराए के मकान में रही, जबकि हमारा खुद का मकान खाली पड़ा रहता है। पापा की ड्यूटी बाहर है, हफ्ते 15 दिन में आते हैं। अकेली मम्मी ही घर पर है, लेकिन मेरी पत्नी ने उनके साथ रहना भी उचित नहीं समझा। बड़ी वाली अपने पति के साथ रहती है, दूसरी मेरी पत्नी अब साथ रहने लगी है, और तीसरी रूही अब आपको दुखी कर रही है, और चौथी मीरा इन सब की गुरु है। अभी से वो अपनी तीनों बड़ी बहनों को गुरु ज्ञान देकर सास ससुर से दूर रहने की सलाह देती रहती है। राघव जी को कॉल रिकॉर्ड की बात याद आ गई और सब फसाद की जड़ वास्तव में मीरा ही थी। राघव जी ने रूही का अलग रहने पर अब कोई दुख नहीं था, लेकिन बेटा रोहन मुरझाया सा रहने लगा। एक तरफ माता पिता तो दूसरी ओर रूही का व्यवहार।
रोहन तनाव में रहने लगा और लोग आकर राघव जी को टोकने लगे थे। राघव जी क्या करें जब रूही साथ ही नहीं रहना चाहती थी। रूही दिन रात रोहन को कोसती रहती, जिससे रोहन बीमार हो गया। विमला जी ने राघव जी को बेटी की तरफ ध्यान देने को कहा। माता पिता चाहे कितना ही नाराज हो, लेकिन अपनी संतान का दुख नहीं देख सकते। राघव जी रोहन को लेकर अस्पताल गए और चेकअप कराया। डॉक्टर ने विशेष ध्यान रखने की सलाह दी और मानसिक अवसाद के लक्षण बताए। राघव जी ने रोहन को बैठाकर समझाया तो वो रोने लगा। रूही अपनी बहनों माँ से बात करती और मस्त रहती। उसे ना अपने पति की चिंता न अपने कर्तव्य की चिंता थी। दिशा भी अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती थी, अपने दादा दादी की याद करती थी और सुस्त रहने लगी। वो समझना ही नहीं चाह रही थी कि बेटी को और पति को अलग रहने में खुशी नहीं मिल रही है। राघव जी ने कुछ दिनों के लिए सबको अपने पास ही बुला लिया और विमला जी को शांत रहने की सलाह दी। 2 महीने में बाप बेटी दुरुस्त हो गए और राघव जी ने भी संतोष की सांस ली। विमला जी ने बताया कि रूही माँ बनने वाली है और इस बार डिलीवरी अपने मायके में करना चाहती है। उसे हम लोगों का विश्वास नहीं है। राघव जी ने रूही और रोहन को डॉक्टर के पास भेजा। स्वास्थ्य जांच कराई, सोनोग्राफी कराई, कोई समस्या नहीं थी। विमला जी ने रूही के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा। घर पर ही रहकर आराम करने की सलाह सबने दी। रूही के दिन पूरे हुए, अस्पताल ले जाया गया और एक बेटी का जन्म हुआ। राघव जी को तो कोई दुख नहीं था, लेकिन रूही रोने लगी थी। विमला जी ने समझाया कि बेटे में कोई फर्क नहीं है। आज के ज़माने में बेटे भी कोई सुख नहीं देते। हमारा बेटा भी कभी खुशी नहीं दे पाया। 2 दिन बाद रूही घर आ गई। राघव जी ने दूसरी पोत्री का भी दिल से स्वागत किया और रूही को समझाया कि बड़ी बेटी दिशा का विवाह हम कर देंगे, लेकिन दुखी मत हो। 1 महीने बाद एक चचेरी बहन का विवाह था। सो रूही कुछ 1 दिन की नवजात बेटी को लेकर अपने पीहर चली गई। दिशा ने कहीं भी जाने से मना कर दिया। रोहन को भी अपने साले की शादी में जाना था। उसे 4 दिन पहले ही बुला लिया। दिशा को लेकर शादी में चला गया। प्रताप जी ने राघव जी को शादी का कार्ड देना भी उचित नहीं समझा था। राघव जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रोहन को वो शादी 50,000 में पड़ी। काम धंधा कुछ था नहीं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी छूट गया। किसी से कर्ज करके व्यवस्था की और किसी को बताया भी नहीं। राघव जी को पता लगा तो रुपए चुका दिए। 2 महीने बाद रूही अपने गांव से लौटी और बढ़ चढ़कर शादी का गुणगान करने लगी। बिमला जी ने उसकी बात सुन 2-1 बात कह निरुत्तर कर दिया। जो अच्छे कपड़े अपने लिए खरीदे उन्हें वहीं छोड़ आए। रोहन ने बताया कि शादी में खूब विवाद हुआ था और मुश्किल से ही शादी हो पाई थी, जबकि रूही बड़ाई हाँक रही थी। सच भी है, अपनी कमी किसी को नहीं दिखती। रूही के बड़ी भाई का पोस्टिंग एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई। 2 महीने बाद जर्मन चला गया। रूही बहुत खुश हो रही थी। बात भी खुशी की थी। रूही अब फिर से नाटक करने लगी और शहर में अपने किराए के मकान में पहुंच गई। राघव जी उसके नाटकों से तंग आ गए और हमेशा के लिए अलग करने का फैसला किया। रोहन को बुलाकर कहा, खाओ और कमाओ। रोहन दोनों बेटियों और रूही के साथ जाने लगा तो दिशा लौटकर अपने दादा से चिपक गई और रोने लगी। वो अपने माता पिता के साथ जाने को तैयार ही नहीं हुई। राघव जी ने उसे मुश्किल से मनाया और उस दिन कोई नहीं जा पाया। दिशा रात को भी अपने दादा के साथ ही सोई थी। उस छोटी सी बच्ची को दादा दादी को छोड़ कहीं जाने के मन नहीं कर रहा था। दूसरे दिन राघव जी ड्यूटी पर चले गए तो रोहन चला गया। शाम को राघव जी और विमला जी ने खाना नहीं खाया। वो उदास दुखी थे क्योंकि दोनों का मन भी नहीं लग रहा था। 1 महीने तक राघव जी ने कोई खोज खबर नहीं ली। रोहन ने भी कोई बात नहीं की। तभी रूही की बड़ी मम्मी बीमार हो गई और रूही को अपने मायके जाना था, इसलिए स्वाति ही घर आई और रोहन के साथ छोटी बेटी को लेकर चली गई। 10 दिन बाद पता लगा
उसके छोटे भाई ने बाइक से एक लड़की में टक्कर मार दी थी और वो 8 वर्षीय नन्हा इकलौता बेटा खत्म हो गया। रूही के पापा प्रताप जी ने किसी तरह से मृत बच्चे के पिता से राजीनामा किया और मुआवजा देकर मामला शांत किया। राघव जी ने एक ही बात सोची कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनकी हरकतों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्यार और लाड एक तरफ है तो उन पर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। रूही का छोटा भाई गलत सोबत से बिगड़ रहा था और सबसे छोटा होने के कारण सबका लाडला था। जिस मकान में रूही की बड़ी माँ, बड़ी बहन और छोटा भाई रहता था, उसी मकान मालिक के लड़के के साथ बाइक लेकर बाजार में चल दिए। वो बाइक चलाना भी नहीं जानता था, लेकिन जिद के कारण नहीं माना और एक पार्क में खेल रहे छोटे बच्चे को टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस केस हुआ तो प्रताप जी ने आकर मामला संभाला और वो अपने पिता इकलौते बेटी को खोकर वहां से पलायन कर गई। रूही बड़ी मम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर गई थी। बच्चे पैदा करना और उन्हें संभालना दोनों अलग अलग है। रूही को अपने भाई का कोई कसूर ही नजर नहीं आया। रूही अपने छोटे भाई को साथ लेकर आ गई, जो बड़ों का सम्मान करना पिछड़ेपन की निशानी बताता था। उसे बड़ों से नमस्कार करना, चढ़ा स्पर्श करना दखियानूसी लगता था। राघव जी को बहन बेटे एक जैसी लगी। रूही के बड़े भाई की शादी थी। रूही ने घर पर सोने के एक फैशनेबल हार की डिमांड कर दी। राघव जी ने उसकी इच्छा पूरी कर ही दी। अब रूही कुछ समय के लिए खुश हुई, अपने पति के साथ शादी में चली गई। उसकी होने वाली भाभी वकालत पड़ी हुई एक जन नेता की बेटी थी। विवाह में खूब अच्छी क्वालिटी का सामान आया तो रूही को महसूस हुआ कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। शादी हो गई और रूही अपने घर आ गई। लगभग 3 महीने बाद रूही को वापस मायके जाना पड़ा और उसकी नई भाभी ने गांव में रहने से इनकार कर दिया। रूही के भाई ने भी घर खर्च देने के लिए मना कर दिया। प्रताप जी की पेंशन से घर चलाना, छोटे भाई की पढ़ाई कराना, दो घर का खर्च बहुत मुश्किल हो गया था। रूही 2 बहन और एक भाई से छोटी थी, सो वो अपने बड़े भाई से कुछ कह भी नहीं सकती थी और उसके मानने वाले भी कौन था। 15 दिन में रूही को अपने व्यवहार का पता चल गया और बेवजह अपने सास ससुर को परेशान करने का पश्चाताप भी हुआ। रूही की आंखें उसकी भाभी ने खोल दी। अब उसे अपने किए पर बहुत दुख महसूस हो रहा था। देर आए दुरुस्त आए, वो अपने घर आ गई और अब विमला जी को उसके बिना रहने की आदत हो गई थी। वही काम तो करती, लेकिन बहुत धीमी गति से उसका काम होता था। राघव जी ने धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा सोचकर उन्हें अपना लिया। अगर थोड़े से धैर्य के साथ बुरे समय को निकाला जाए तो परिस्थितियां स्वतः ही पक्ष में होने लगती हैं। घर का मुखिया अपने घर को तिनका तिनका जोड़कर बनाता है। एक भी सदस्य उस घर को बिखेरने की कोशिश करता है तो उसे बहुत दुख कष्ट होता है। एक भी गलत निर्णय घर की शांति भंग कर सकता है। एक निर्णय पछताने को मजबूर कर सकता है। महिलाओं को अपने घर की दहलीज का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।